बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कप्तान की हुकूमत में भी खेलों के मंसूबे नजरअंदाज हैं। इंडोर गेम्स के लिए फैसलाबाद में बनने वाला जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुड्डे लाइन लग गया। 40 करोड़ से ज्यादा लागत से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम का आगाज 2018 में हुआ। बाकी मानदा 37 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ की मंजूरी हुई, वो भी बर वक्त जारी नहीं हो सकी। आपको बता रहे हैं, कप्तान की हुकूमत में भी खेलों के मंसूबे नजरअंदाज। इंडोर गेम्स के लिए फैसलाबाद में बनने वाला जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुड्डे लाइन लग गया। 40 करोड़ से ज्यादा लागत से बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम का आगाज 2018 में हुआ। बाकी मानदा 37 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ की मंजूरी हो सकी और वो भी बर वक्त जारी नहीं हो सके। ये है 3 साल कबल शुरू होने वाला जदीद तरीन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मंसूबा, जो खेल की दुनिया में नाम रखने वाले वजीर आजम के दौरे हुकूमत में खुड्डे लाइन लग चुका है। FTA सिटी में जदीद तरीन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर का आगाज अप्रैल 2018 में हुआ। 48 करोड़ रुपए से जायद की लागत से बनने वाला मंसूबा अक्टूबर 2019 में मुकम्मल होना था। 2020 आ गया मगर अभी इमारत का काम ही मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे शायकीन नाला है। कम्प्लेक्स बनना था फैसलाबाद में, पिछले 3 साल से वेट ही कर रहे हैं कि स्पोर्ट कम्प्लेक्स बने, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। ग्राउंडा की पहले कमी है, मजीद ग्राउंड की जरूरत है ते गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बास्केटबॉल, स्क्वाइश, लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन और डाइनिंग हॉल, जबकि मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग इंतजाम होना था। 30 केनाल में बनने वाले स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पार्किंग और जदीद तर्ज की सहूलियात शामिल होंगी, मगर कप्तान की सरकार ने बाकी मानदा 37 करोड़ रुपए में से सिर्फ 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जबकि वो पैसे भी नहीं मिल सके। ताहम DG FTA कहते हैं महदूद फंड्स में काम चला रहे हैं। इस वक्त तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप किया हुआ कि जो ही हमें फंड्स रिलीज होते हैं। दीगर तरक्याती मंसूबों के साथ खेल के मंसूबों की तकमील भी वक्त की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कप्तान की हुकूमत में भी खेलों के मंसूबे नजरअंदाज। इंडोर गेम्स के लिए फैसलाबाद में बनने वाला जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुड्डे लाइन लग गया। 40 करोड़ से ज्यादा लागत से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम का आगाज 2018 में हुआ। बाकी मानदा 37 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ की मंजूरी, वो भी बर वक्त जारी न हो सकी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, बताइएगा, वजीर आजम खुद भी खिलाड़ी हैं और फिर भी खेलों के मंसूबे नजरअंदाज हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ खेलों के मंसूबे नजरअंदाज हो रहे हैं बल्कि पूरा मुल्क ही नजरअंदाज हो रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो अपनी स्क्रीन पर हम रोजाना दिखाते हैं। उनमें से ये एक मंसूबा है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 48 करोड़ से ज्यादा की लागत आना थी और ये 30 कनाल के रकबे पर ये बनना था। बहुत जदीद नौयत का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, जिसमें बैडमिंटन, स्विमिंग की सहूलतें थी, स्क्वाश थी, फूड यार्ड था, पार्किंग बड़े पैमाने पर, खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग इंतजाम होना था। और ये FTA सिटी को आबाद करने का भी एक तरह से ये मंसूबा था, ताकि जब ये स्क्वाश ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो इसके बहाने ही शायद FTA सिटी आबाद हो जाए। लेकिन ना तो ये FTA सिटी, ना तो ये कॉम्प्लेक्स बन सका और ना ही FTA सिटी आबाद हो सका। दोनों की किस्मत में बर्बादी, तबाही और वीरानी ही लिखी हुई है। अभी ये मंसूबा जो 2017 में जिसकी मंजूरी हुई और अप्रैल 2018 में जिस पर काम शुरू हो चुका था, अक्टूबर 2019 में इसे मुकम्मल होना था, मगर ये 2020 का वस्त आ गया। वस्त से भी आगे अगला महीना जुलाई जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर बहुत कम काम हो सका है और अभी इब्तदाई काम इसके इब्तदाई नैयत का जारी है। और इस साल में भी सिर्फ 3 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। 48 करोड़ रुपए से जायद का ये मंसूबा है। कब बनेगा, कब मुकम्मल होगा, कब लोग खेलों के लिए जा सकेंगे? इंडोर गेम्स के लिए बड़ा जबरदस्त ये था। ये अपनी नौयत का बड़ा खूबसूरत और बिल्कुल मुनफरद किस्म का मंसूबा था और फैसलाबाद में बिल्कुल एक ऐसा मंसूबा होना था जो एक तो पहला बनना था इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दूसरा इसमें जो सहूलतें थी वो भी अपनी नौयत की मुनफरद सहूलतें थी, इंडोर और सही। जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मलिक उमर फारूक, मुआविन खसूसी वजीर आला पंजाब ने। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर साहब, बताइएगा, PTI की हुकूमत है, हुकूमत को 2 साल गुजर गए, फिर हमारे वजीर आजम साहब कप्तान भी हैं, लेकिन खेलों के मंसूबे आपके सामने हैं नामुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया।
सिटी 41 पर मौका देने का। और जफर भाई ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है, मेरे बड़े भाई है। और मैं समझता हूँ कि ये हमेशा जो एक पब्लिक इश्यूज होते हैं और वो इश्यूज जिन पे आवाम का फ़ायदा होता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, ये इनका माशाल्लाह ये उसको बड़ी उसके पेन लेते हैं। और मैं सिटी 41 का शुक्रिया कर जो इनकी क़यादत में पूरी डिवीज़न फैसलाबाद में चल रहा है। और दूसरी बात, मैं डोगर साहब की बहुत सी बातों से बिल्कुल उन बातों को एडमिट करता हूँ। बहुत से मंसूबे शुरू नहीं हो सके और बहुत से मंसूबे ऐसे जो कंप्लीट नहीं हो सके। उसके थोड़े मैं बैक पे जाऊंगा। ये मंसूबा सबसे पहले स्पोर्ट्स बोर्ड की अंडर नहीं आता। ये एफडीए ने जब 2016 और 17 में ये प्लान शुरू हुआ था, तब स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको कहा था कि ये जो लैंड है स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर कर दें, ताकि उसकी जो एसएमई और एम्प्लॉयज उसकी देखभाल सारी स्पोर्ट्स बोर्ड के जिम्मे होगी। बट इन लोगों ने जमीन कन्वर्ट नहीं की और डायरेक्ट पंजाब हुकूमत से ये सूबा ले लिया, ये सॉरी मंसूबा जो ये एक स्कीम थी वो ले ली, उसको इन्होंने शुरू किया। और दूसरी बस उसके मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ज़ाहिर पर ये मंसूबा 2017 में शुरू हुआ, क्योंकि 2017 में हुकूमत बदल गई। लेकिन चूंकि हमें जब हुकूमत मिली है तो आपके सामने है जो इकोनॉमिकल सूरत हाल है, जो इश्यूज हैं उस पर तो 20 दफ़ा बात हो चुकी है। वो बात करनी है, वो हर बंदे को पता है। ऑन गोइंग स्कीमों को आप देखेंगे पिछली नून हुकूमत के कारनामे कि ऑन गोइंग जो स्कीमें हैं आज भी उनको 1300 अरब उनको चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो ये मंसूबे ना तो बिल्कुल ऐसे मंसूबे शुरू करें कि 100 मंसूबे लगा दें जी, 100 की तख्तियां लगा दें और उनके फंड होना थोड़े थोड़े फंड दें, कोई भी मंसूबा कंप्लीट ना हो। क्या ये अच्छा इकदाम है? क्या ना होता कि साबका दौर में अगर 100 स्कीमें लगाई गई थी, अगर 2 से 3 कंप्लीट हो सकती थी, 10 कंप्लीट हो सकती थी, उनको कंप्लीट करके शुरू करते। अभी हम ना तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। उसकी वजह यही है कि जो उनकी स्कीमें हैं, उन्हीं की स्कीमों को हम लोग ऑन गोइंग में या उनके लिए फंड की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब जो मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूं कि वफाक में पंजाब का केस शायद सही तरीके से फाइट नहीं किया गया। मैं इस बात को मीडिया पे इसलिए कह रहा हूं कि देखें, पंजाब जो एक 60% के पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है लैंड के हवाले 60% सूबा पाकिस्तान में आता है पंजाब। तो पंजाब का हक भी ज्यादा है, डेवलपमेंट के इश्यूज भी हैं। मैं पहली दफा एमपी बना, हम लोग हमें सवाल करते हैं क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत है खान साहब के ऊपर। और मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि खान साहब करना नहीं चाह रहे, खान साहब करना भी चाह रहे हैं, उनके अंदर दर्द भी है। लेकिन मसला वही है जो हमारा रूल ऑफ प्रोसीजर या जो इतने ज्यादा कर्जे छोड़ के गए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें अभी इकोनॉमिकल कता कलामी के लिए माजरत उमर फारूक साहब, अगर हमने कर्जे बहुत ज्यादा पिछली हुकूमत छोड़ के गई है तो नई हुकूमत ने बहुत सारे कर्जे लिए भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि अवाम को बड़ी उम्मीदें हैं पीटीआई से, ना कि अवाम बल्कि खासतौर पे खिलाड़ियों को, खेल के मैदानों की हम बात कर रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि उनके दरीना मसले हल हो जाएंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई मसला हल नहीं हो सका। आपने कहा आप पहली बार एमपीए बने, तो आपको एमपीए बने हुए भी 2 साल हो गए, तो आपने इस सारे मामले पर कितनी बार आवाज उठाई? मैं इसके ऊपर मैं आपको बात बताऊं, ये तो वो बात है जो मैंने एक ट्रूथ बयान की है, अवाम को भी पता लगे। देखिए, अगर आप फंड्स का या दूसरा इशू इकोनॉमिकल सूरत का तो आपको भी पता है। दूसरी बात है कि मुझे अगर 2 साल हो, मैं आपको बात कर रहा हूँ इस पे। देखें एक इतना जो कर्जों का इतना बड़ा बोझ है जो तकरीबन हजारों अरबों में बनते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर ला दिया गया है। और दूसरी इकोनॉमिकल सूरत हाल दुनिया में ऐसी डेवलप हो गई मौजूदा में कि कोरोना का इश्यूज ऐसा आ गया कि जिसके ऊपर 3-4 जितना अवामी रिलीफ खान साहब ने, अगर उनका दर्द रखते थे अवाम का, तो सबसे बड़ा एशिया का रिलीफ पैकेज दिया है जो पूरे एशिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में दिया। क्यों दिया? लोगों का दुख है, लोगों की उनको तकलीफ है और लोगों को भी समझना पड़ेगा, आम अवाम को समझना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, खान साहब को टाइम देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि बेहतरी जरूर आएगी। हालात बेहतर नहीं है, बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती थी, नहीं हो सकी, मैं सब बातों को एडमिट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है
के हालात सर, बेहतर जिस जरूर तरह आपको होंगे। तो उम्मीद ये है हर उस तरह हमें भी उम्मीद है, उस तरह आवाम को भी बहुत सारी उम्मीद है, लेकिन अब उम्मीद से आगे बढ़ना है, काम करके दिखाना है। जब तक काम नहीं होगा अब आवाम नहीं सुनेगी। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तमाम के तमाम मंसूबे जो हैं तकरीबन ठप पड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी फाइलों पे साइन नहीं करती। अब आप मुझे ये बता दें कि आवाम के लिए अच्छी खबर क्या है कि कब तक तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे ताकि वो थोड़ा सा सुख का सांस ले सकें। ये देना चाहूंगा कि इस दफा जो फैसलाबाद को एक ब्लॉक रखा गया है पूरी बड़ी डिवीजनों और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो उस ब्लॉक में से मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपने न्यूज़ भी चलाई थी, मैंने खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को फैसलाबाद के बारे में आगाह किया था कि फैसलाबाद थर्ड लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान की और रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि वो भी थर्ड और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। तो उस सिटी के हवाले से उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, वहां से टैक्स। और क्योंकि लेस्को कोई भी डिपार्टमेंट देखें तो हमारा किसी डिपार्टमेंट में यहाँ आपको ये नहीं मिलेगा कि उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ। फैसलाबाद वापदा के हर डिपार्टमेंट के यहाँ से मैं समझता हूँ कि उनकी फुल रिकवरी होती है। कोई भी डिपार्टमेंट फैसलाबाद में लॉस में नहीं है, लेकिन ये फैसलाबाद के साथ ज्यादती है। मैं इस बात पे मैंने सीएम साहब को इंसिस्ट किया लास्ट टाइम भी कि ये देखें कि हमारा फैसलाबाद, पिछली दफा मैं बात भी कर चुकी, इस दफा मैंने इंसिस्ट सही, फैसलाबाद शहर का मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा, ऐसा कहना है मलिक उमर फारूक साहब का। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद जो है शहर जो है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इसलिए इसका हक भी ज़्यादा है। इसके अलावा ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी हमें अपडेट किया। अब आपको झंग से अपडेट करें। झंग में सड़क किनारे बनाई जाने वाली ग्रीन बेल्ट इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कूड़ा डंप करने में इस्तेमाल होने लगी। शहरियों का इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। आपको आगाह कर रहे हैं, झंग में जिले इंतजामिया की जानिब से गफलत बरती जा रही है। सड़क किनारे बनाई जाने वाली ग्रीन बेल्ट इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कूड़ा डंप करने में इस्तेमाल हो रही है। शहरियों का इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। झंग की सूरत हाल है जहां पर सड़क किनारे बनाई जाने वाली ग्रीन बेल्ट इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कूड़ा डंप करने में इस्तेमाल होने लगी। इस पर अपडेट कर रहे हैं अवैस खान। तो बिल्कुल अगर बात की जाए झंग की, तो झंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से एक जानिब तो शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब पुराने लगाए गए पौधों और दरख्तों को यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। सड़कों के किनारे बनाए गए ग्रीन बेल्ट जो हैं वो कूड़ा डंप करने के काम आ रहे हैं। इस वाले से अगर मेरे कैमरामैन वसीम अजीज़ आपको दिखा सकें तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ झंग के धजी रोड पर, जहाँ पे जो है अवैस खान से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि झंग में सड़क किनारे बनाई जाने वाली ग्रीन बेल्ट इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कूड़ा डंप करने में इस्तेमाल होने लगी। शहरियों का इंतजामिया से सूरत हाल पे नोटिस लेने का मुतालबा। आप मनासिर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं और सड़क किनारे बनाई जाने वाली ग्रीन बेल्ट इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से कूड़ा डंप करने के लिए इस्तेमाल होने लगी। कोई भी उस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। राब्ता बहाल हुआ अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल इस हवाले से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों का कहना है कि हुकूमत इंतजामिया सूरत हाल पर नोटिस ले, कूड़ा करकट की ढेर के जैसे बदबू का सामना करना पड़ा है। सर से मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अगर बताइएगा, यहाँ पे खूबसूरती के लिए ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई थी, आप इसके कूड़ा करकट के ढेर हैं, क्या कहेंगे? ये आपके सामने ये जंग में इन्होंने बनाया कि यहाँ पे पौधे लगेंगे, फूल वगैरह लगाएंगे। यहाँ पे टोटल गंद पड़ा है, यहाँ से गुजरते तो बदबू आती है। ये हुकूमत कहती है कि दरख्त लगाओ, नया पाकिस्तान बनाओ, खाक बनना नया पाकिस्तान। यहाँ पे तो हमारी कब्रें बननी है और कुछ नहीं बन सकता। से शहरी जो है वो शदीद मायूसी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जो है कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। जहाँ पे खूबसूरती के लिए बनाई गई ग्रीन बेल्ट्स जो है अब तबाहाली का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू सूरत हाल के ऊपर नोटिस लें, फौरी तौर पर ग्रीन बेल्ट्स के अंदर की मुरम्मत के साथ साथ जो है इसकी तज़ीन और आराइश के लिए भी काम किया जाए, ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल भी खत्म हो सकें और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा मुमकिन हो सके। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद कचहरी बाजार के ताजिर पार्किंग के मसाइल से परेशान हैं। कहते हैं बाजार के बाहर पार्किंग लगवाने से पहले से भी ज्यादा रश होना शुरू हो गया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा ताजिर बरादरी के मजीद क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के कचहरी बाजार की पार्किंग का मसला दिन ब दिन संगीन होता चला जा रहा है। पार्किंग के लिए जगह जो मुख्तस की गई है वो बाजार से बाहर मेन रोड पे ही जो शहरी हैं उनकी जान से पार्किंग की जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक की लंबी कतारें लग जाती हैं। और यही नहीं बल्कि ट्रैफिक के रश की वजह से वहाँ से जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन फैलती है उसके साथ साथ शदीद गर्मी के अंदर ट्रैफिक जाम भी अक्सर रहता है। कचहरी बाज़ार के जो ताजर हैं उन ताजर तंजीम उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पे कचहरी बाज़ार के अंदर पार्किंग का अगर अहतमाम किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बाइक्स अंदर लगवा दी जाएँ, जो गाड़ियाँ हैं उनकी पार्किंग का अहतमाम जो बाज़ार है उससे बाहर ही किया जाएगा। इसकी वजह से रश भी कम होगा और जो ताजर हैं उनको भी बहुत सारे मसाइल जो जिससे जूझ रहे हैं जो कि ख़रीदार जो है वो दुकान तक नहीं आ पाता वो भी ख़त्म हो पाएंगे। हमारे साथ काशिफ खान मौजूद है जो कि कचहरी बाज़ार के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप पार्किंग के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहूँगा, पहले भी मैं बार बार यही कह चुका हूँ हमारी एसी साहब से भी, डीसी साहब से, इंतज़ामिया से बारहा जो है ना इस बारे में मीटिंग्स हो चुकी हैं कि ये जितनी भी पार्किंग है ये जो बाहर की है इन्होंने रश और ज़्यादा बढ़ा लिया है, ट्रैफिक जाम हो चुकी है। मैं इनसे रिक्वेस्ट बारहा कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको खाली बाइकें जो है ना मोटरसाइकिलें हैं इनको सिर्फ पार्किंग के लिए अंदर इजाज़त दी जाए और वो भी सिर्फ कस्टमर के लिए। हमारा दुकानदार इधर नहीं लगाएगा। 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम दिया जाए, हमारे वर्कर्स इधर मौजूद होंगे, पूरी इंतज़ामिया हमारी जो है कचहरी बाज़ार की यूनियन है उसको हैंडल करेगी और 1 घंटे से ज़्यादा हम बाइक लगने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला और बड़ा बेहतरीन निज़ाम हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि पार्किंग अगर अंदर लगाई जाती है तो कोई भी ख़रीदार अगर आता है तो इस चीज़ की तनबीह की जाएगी कि 1 घंटे से ज़्यादा पार्किंग वो यहाँ पे ना करे, जिसकी वजह से रश जो है वो नहीं पड़ेगा और ताजर जो परेशान है। हन्नान बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम ने इंडोनेशिया के सफीर एवान अमरी से वीडियो लिंक मीटिंग में कहा कि बाहमी तिजारत को फरोग देने के लिए दोनों ममालिक को एक दूसरे के मुआशी पॉलिसियों को समझना होगा। इजलास बारे तफसीलात बता रहे हैं शहराज भट्ट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मिस्टर एवान अमरी जो कि एम्बेसडर हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम से वीडियो लिंक मीटिंग में जो है वो गुफ्तगू की। इस मौका पर राना सिकंदर आजम ने उनको कोरोना वायरस की वबा ख़त्म होने के बाद मदऊ भी किया कि आप फैसलाबाद चैम्बर आएँ और उनसे इसके ऊपर उस दावत को कबूल करते हुए मिस्टर एवान अमरी ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में सनतकारों से मुलाकात करेंगे। इस वीडियो लिंक मीटिंग के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर फैसलाबाद और इंडोनेशिया में ख़ास तौर पर जो माशी ताल्लुकात है उसको इस्तवार करने के हवाले से गुफ्तगू की गई कि किस तरीके से जो है वो माशी ताल्लुकात को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। ख़ास तौर पर फैसलाबाद की एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हुए राना सिकंदर ने बताया कि फैसलाबाद एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सेदार है और अपने मुल्की माशत में एक बहुत अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है, जिस पर मिस्टर एवान अमरी ने इस बात का इंटरेस्ट भी शो किया कि वो फैसलाबाद आना चाहते हैं और फैसलाबाद जो कि टेक्सटाइल सिटी है उसको विजिट भी करना चाहते हैं। इस मौका पर कुछ MOUs के ऊपर भी बात हुई कि MOU साइन किए जाएंगे और राना सिकंदर आजम ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो इंडोनेशिया के साथ बिजनेस में उनको तवक्कुआत जो भी होंगी उसके ऊपर वो पूरा उतरेंगे और फैसलाबाद की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तमाम क्रेडेंशियल्स, तमाम उनकी खूबियाँ, उनके समारात जिससे फैसलाबाद का सनतकार मुस्तफ़ीद हो रहा है, इस हवाले से भी उन्होंने मिस्टर एवान अमरी को आगाह किया और इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो भी इंडोनेशिया में उनसे मुलाकात के लिए आएंगे। बहरहाल एम्बेसडर जो इंडोनेशिया के थे उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हम फैसलाबाद और इंडोनेशिया के माशी ताल्लुकात को इस्तवार करने में शहराज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का प्रॉपर्टी टैक्स भी टैक्स पे के जरिए वसूली का फैसला। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन का कहना है कि ऑनलाइन टैक्स अदायगी पर शहरियों को 5% रियायत दी जा रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स का ई टैक्सिंग का निज़ाम जो है
वो मुतारिफ करवाया गया था। पहले मरहले में जो टोकन टैक्स की अदायगियाँ हैं वो उसके लिए ऑनलाइन जो ई टैक्स सिस्टम है उसकी ऐप मुतारिफ करवाई गई, और अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी वसूली का काम भी ऑनलाइन टैक्सिंग के ज़रिए शुरू किया जा रहा है। तो इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जान लेते हैं कि जो ऑनलाइन टैक्सिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से, क्या समझते हैं कि यह मईशत को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाने के लिए इकदाम है, और इसका इम्पैक्ट क्या है, शहरियों का जो इस पर रिस्पॉन्स है वो किस तरह से आ रहा है, और अगर शहरी ई टैक्सेस के ज़रिए इस निज़ाम के ज़रिए टैक्स अदा करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट या फ़वाइद दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया था कि हमने ये लॉन्च किया था टोकन टैक्स के लिए, और अब हम इसको एक्सटेंड कर चुके हैं आज से इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी टैक्स में के लिए। कोरोना जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसमें ये बड़ा ज़रूरी था कि लोग ऑफिस में आए बगैर, बैंक में जाए बगैर अपनी टैक्सेस की पेमेंट टाइम से करें, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक इंसेंटिव 5% का ज़्यादा के दिया हुआ है। टोकन टैक्स के अंदर हमने जो रिबेट है वो 10% से 20% की हुई है, और आप ई पेमेंट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वो 25% है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी टैक्स की है रिबेट वो भी हमने 5 से 10% की है, और ई पेमेंट के थ्रू 5% उसमें और इजाफा है। इसका फीडबैक बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक डिवीज़न में जो टोकन टैक्स की पेमेंट है वो कोई 10,000 के करीब लोग कर चुके हैं सिर्फ 15 दिन के अंदर, और कोई 3 करोड़ 80 लाख के करीब लोग अमाउंट भी जमा करा चुके हैं, और ऑफिस में आए बगैर वो जमा करा चुके हैं। तो इसमें इसका मतलब लोग आना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ आना चाहते हैं। हमारी नौजवान नस्ल को इसका शौक़ भी है, ज़ौक़ भी है, जानते भी हैं चीज़ों को। तो ये गवर्नमेंट पंजाब का ज़बरदस्त इक़दाम है जिससे लोग भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, ई पे की तरफ लोगों का जो रुझान है, टैक्स गुजारों का रुझान, वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। इससे शहरी या टैक्स गुजार जो हैं वो ना सिर्फ अपने घरों में बैठ के अपने मोबाइल से ही अपने मोबाइल अकाउंट के ज़रिए ई टैक्सेस के निज़ाम के ज़रिए। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद दही आबादी में मुकीम हमला खवातीन को मिलेंगी अब 24 घंटे डिलीवरी की सहूलियात। हुकूमत पंजाब का जिला भर में 40 बुनियादी मरकज़ सेहत को 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे फाल रखने का फैसला कर लिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे असदार हुसैन से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जिला भर फैसलाबाद में 168 बुनियादी मराकज़ सेहत बनाए गए हैं, जिनमें से 52 बुनियादी मराकज़ सेहत 24 घंटे हामला खवातीन को डिलीवरी की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तो अब हुकूमत पंजाब की जानिब से मज़ीद 40 बुनियादी मराकज़ सेहत को जो है वो तोसी देने का फैसला किया गया है कि जो 6 घंटे बुनियादी मराकज़ सेहत काम कर रहे हैं उन्हें 24/7 यानी कि 24 घंटे फाल रखा जाएगा। इस तरह जिला भर फैसलाबाद में बुनियादी मराकज़ सेहत की जो तादाद है 24/7 की वो 92 हो जाएगी। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH प्रोग्राम डॉक्टर सोहेल तारा का ये कहना है कि इस सिलसिले में PHFMC इंतजामिया से जो है वो रब्ता किया जाएगा कि मुलाजमीन के हवाले से, HR के हवाले से बताया जाए कि कितना जो है यहाँ पर अमला तैनात किया जाएगा, क्योंकि 52 बुनियादी मराकज़ सेहत जहाँ पे हामला खवातीन को 24 घंटे इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, डिलीवरी की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तो इसका मज़ीद जो 40 बुनियादी मराकज़ सेहत का इजाफा हुआ है, तो इससे हामला खवातीन को जो मज़ीद ज़िंदगियाँ हैं वो बचाई जा सकेंगी, और भर वक़्त इन्हें डिलीवरी की जो सहूलियात हैं वो पहुँचाई जाएंगी। और इसमें 12 तहसील जड़ावाला में बुनियादी मराकज़ सेहत शामिल हैं, 13 जो है तहसील फैसलाबाद सदर के शामिल हैं, और इसके अलावा 3 बुनियादी मराकज़ सेहत चक झुमरा के हैं। इसी तरह दीगर जो फैसलाबाद की तहसीलें हैं उनके मराकज़ सेहत शामिल हैं, जिनकी जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है, और उनका जो टाइम है वो दिया गया है। अज़ादार हुसैन, आपका शुक्रिया। एक और अपडेट आपसे शेयर करते चलें। फैसलाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में नए तैनात होने वाले मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन प्लानिंग ऑफिसर नुमान रजा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चीफ ऑफिसर और दीगर अफसरान के साथ तारुफी नशिस्त का भी एहतमाम किया गया। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में नए तैनात होने वाले मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन प्लानिंग ऑफिसर नुमान रजा ने चार्ज संभाल लिया है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एकेडमी काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। मरकजी और सब कैंपसेस में आइंदा तालीमी सेशन के लिए इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट सतह के नए डिग्री प्रोग्राम्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें
मुख्तलिफ अमूर जो थे अकेडमिक्स के हवाले से वज़ीर बहस लाए गए और इस हवाले से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नए प्रोग्राम जो हैं उनकी मंजूरी दी गई, जिसमें जो कैंपसेस हैं जिसमें ओकाड़ा है, टोबाडेक सिंह है और दीगर कैंपसेस वहाँ पर मुख्तलिफ एमफिल प्रोग्राम्स के इजरा की मंजूरी दी गई और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थे उनकी भी मंजूरी दी गई। इस हवाले से वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने सदारत की एकेडमिक काउंसिल इजलास की। उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि तमाम जो इदारे हैं ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो शवाजात हैं उनको आपस में ऑनलाइन मुंसलिक होना चाहिए, जिसमें बिलखसूस कंट्रोलर ऑफिस, ग्रेजुएट स्टडी और इसके अलावा IT का जो शोबा है इन तीनों को आपस में मरबूत होना चाहिए ताकि आपस में जो इनके राब्ते हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा हों और रिज़ल्ट जो है फौरी तौर पर अपडेट हो और तमाम जो शवाजात हैं उनको मालूम हो सके बर वक्त तमाम जो मालूमात हैं। इसके अलावा उन्होंने जो ऑरिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज डायरेक्टर ऑरिक उनको हिदायत की कि वो QC रैंकिंग के हवाले से कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी में जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं उनकी निशानदही करें और तमाम जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो तहकीक करने वाले माहिरीन हैं उनको गाइड करें कि किस तरह से वो अपनी पब्लिकेशंस को ज़्यादा बेहतर तौर पर पेश कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में फ्रूटफुल साबित हों। इसके अलावा उनका कहना था कि तमाम जो फैकल्टी मेंबरान हैं उनकी स्पोकन इंग्लिश के हवाले से और जो उनके जो PhD स्कॉलर्स हैं उनके लिए इंग्लिश स्पोकन के कोर्सेज़ का इजरा करने जा रहे हैं ताकि तमाम जो लोग रिसर्च करने वाले हैं उनको इंटरनेशनली डील करने के हवाले से उनकी जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बेहतर हों और इस हवाले से ना सिर्फ PhD स्कॉलर्स बल्कि फैकल्टी मेंबरान को भी स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज़ करवाए जाएंगे ताकि वो इंग्लिश बोलचाल में ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल करें और इंटरनेशनली कम्युनिकेट करके अपने प्रोजेक्ट को बेहतर अंदाज में पेश करें। इसके अलावा मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटी के मामलात थे अकेडमिक्स के हवाले से उनको डिस्कस करते हुए मुख्तलिफ मंजूरियाँ भी दी गई और मुख्तलिफ शोबाजात में नए कोर्सेज़ के इजरा के हवाले से भी डिस्कशन की गई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ जो माहिरीन थे डिपार्टमेंट्स के उनकी तरफ से भी शिरकत की गई और तमाम जो एकेडमिक काउंसिल्स के मेंबरान थे उन्होंने भी अपनी राय जो है वो तमाम इशूज़ पर अपनी राय का इजहार किया है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चनेौट में सिटी 41 की काविशें रंग ले आई। चौक जत्थू थान से मुल्हिका बाजारों में बिजली का मसला हल नहीं कर दिया गया। सिटी 41 की खबर पर एक्शन लेते हुए फेस्को इंतजामिया ने इलाके में नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली की सप्लाई बहाल कर दी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। बिल्कुल, चनियोट में सिटी 41 की काविशें रंग ले आई है और फेस्को इंतजामिया को होश आ गया है और चौक जत्थू थान का मेन ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता रोज से ख़राब था, जिस पर सिटी 41 ने दुकानदारों को और इलाका मकीनों की आवाज़ को उजागर किया, जिस पर फेस्को इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए मेन ट्रांसफार्मर को तब्दील कर दिया है और अब दुकानदार जो है वो सिटी 41 की काविशों को सराह रहे हैं। इस वजह से दुकानदार हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, पहले जो है वो देखा गया कि बिजली का मसला काफ़ी हद तक जो है दरपेश था और कारोबार मुतासर हो रहा था, लेकिन अब जो है वो नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, क्या करेंगे? 41 की वजह से नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया गया है और फौरी लगवा दिया गया है, एक्शन लिया गया है 41 की खबर पे और बापटा का भी शुक्रिया अदा करते हैं और 41 चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से हमें जो मुश्किलात थी वो फौरी हल हो गई हैं। बिल्कुल, तमाम तर जो मुश्किलात दरपेश थी वो सिटी 41 की काविशों के बायस जो है वो हल हो चुकी हैं। कुछ और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान, आप बताइएगा, देखा गया कि बिजली की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा था, लेकिन अब जो है वो गर्मी और हाथ से जो है बुरा हाल था, लेकिन फेस्को की जानिब से ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। जी बिल्कुल, ऐसी ही सूरत हाल थी। पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी, ऐसे कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था। कुछ कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स है, कुछ बाकी ये लॉकडाउन था और अदरवाइज ये जो लाइट की लोड शेडिंग हुई काफ़ी ज़्यादा, उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम दरपेश हुई। अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।